वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी। आज हम लोग संगठन पढ़ चुके हैं पहले ही। आज संगठन के आगे पढ़ेंगे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या है, उसका अर्थ, विशेषता, गुण और उसके दोष भी जानेंगे। और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, उसके दोष, विशेषता और गुण जानेंगे। साथ साथ हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं संगठन क्या है, संगठन की विशेषताएं क्या है, संगठन के क्रियात्मक और ढांचा पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। सबसे पहले चैनल में नया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले। और आइए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि औपचारिक संगठन क्या होती है। देखिए, कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, या तो औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर करें। ठीक इसके बाद का क्लास में हम आपको 2 या 5 मिनट का क्लास होगा जिसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन का अंतर बता देंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। देखो, कुछ खास है नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ समझना अच्छा से है। ठीक है, देखिए क्या कहता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। यह संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, अगर ध्यान से समझा जाए ना तो संगठन का मतलब पहले बता चुके हैं कि संगठन क्या है, जहां 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के क्या एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य या लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बिजनेस में पर्टिकुलर जो संगठन मिलता है वो औपचारिक संगठन ही होता है। अब देखना क्या है, कहता क्या है, ध्यान से समझिए। कहता औपचारिक संगठन से तात्पर्य किसी विशेष कार्य को पूरा करने, किसी विशेष कार्य को, किसी विशेष लक्ष्य को, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाता है और उसी ढांचे के अनुसार उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। बस जो उसका विषय, जो हम लोग कहेंगे ना कि संगठन किसे कहते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन किसे कहते हैं। एक लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए प्रबंधक जितने कार्य भी करते हैं या उनके अंदर जो ढांचा तैयार करते हैं उसको हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं। सीधी सी बात है। अब देखिए, इसके कुछ लक्षण है औपचारिक संगठन। अब अनौपचारिक संगठन क्या होता है, ये अपने आप बन जाता है। देखिए, औपचारिक संगठन बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है बनाने का। जैसे सबसे पहले किसी संगठन को निर्माण करने के लिए केवल प्रबंधक का जरूरत पड़ेगा और प्रबंधक उसके नीचे के कोर को जोड़ेगा कि उसके नीचे कौन काम करेगा, फिर उसके नीचे कौन काम करेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को एक अकाउंटेंट चाहिए, वित्त विभाग चाहिए और एक चाहिए सेल्स विभाग। तो ये वित्त विभाग है जेड और वाई क्या है, इसका सेल्स विभाग है। अब इसके नीचे 2 लोग काम करते हैं, इसके नीचे 2 लोग काम करते हैं। अब क्या है, एक को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो ए उस कार्य को करेगा, बी को कोई उत्तरदायित्व दिया जाएगा, बी उस कार्य को करेगा। वाई अपना उत्तरदायित्व किसको दे सकता है, सी या डी को दे सकता है। ये लोग दोनों कार्य करेगा। वाई अपना उत्तरदायित्व बी को नहीं दे सकता, जेड अपना उत्तरदायित्व सी को नहीं दे सकता। तो ये क्या है, ये औपचारिक संगठन है। ये क्या है, औपचारिक संगठन है, जहां पे क्या है, सब एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका एक लीडर अलग होगा, है ना। ये इसके लिए कार्य, जेड के लिए कार्य कर रहा है और जेड फिर किसके, एम के लिए कार्य कर रहा है, मैनेजर के लिए कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जवाबदेही और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ऐसे संगठन को हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं, जहां उत्तरदायित्व और जवाबदेही परस्पर एक रिश्ता में बना होता है। जहां उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही एक दूसरे पर परस्पर बना हो, ऐसी संगठन को हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं। बिजनेस में प्राय व्यवसाय में जितने भी संगठन होते हैं उसको हम लोग औपचारिक संगठन ही कहते हैं। देखिए, वाई को, सी को जिम्मेदारी दिए, सी अपना कार्य वाई को सौंपेगा, वाई अपना कार्य एम को सौंपेगा। तो कोई उत्तरदायित्व निभाएगा, कोई जवाबदेही देगा, तो इसी कार्य को हम लोग कहते हैं औपचारिक संगठन। ठीक है, अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो कुछ लक्षण देख लेते हैं। कार्य की स्थिति तथा आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। कार्य की स्थिति, क्या कार्य करना है, किसे करना है, किस प्रकार करना है, कैसे किया जाना है, ये सारा स्पष्ट होता है। जैसे हम बताएं कि मैनेजमेंट है, उसको 2 विभाग है, एक वित्त विभाग है, एक फाइनेंशियल विभाग है, एक सेल्स विभाग है। तो अपने कार्य को किसको देगा, अगर फाइनेंशियल विभाग का काम होगा तो जेड को देगा, अगर वाई को देगा तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा। तो वो अपने कार्य को क्या कर लेता है, स्पष्ट और पहले से ही समझा देता है कि कैसे करना, क्या करना। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा, ये योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। योजना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है और उसी के लिए ये कार्य करता है। उसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, जो भी उसका उद्देश्य होगा वो पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। 2 हो गया।
तीसरे में लिखे हैं विभिन्न प्रभागों के संबंध एकीकृत किया जाता है। सभी प्रभाग, अलग अलग विभाग का एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग विभाग का एक जगह आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दो विभाग लिखे हैं, ये वित्त विभाग है और ये सेल्स विभाग है ना, फाइनेंशियल एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये दोनों आकर के कहां जमा हो जाता है, एम के पास जमा हो जाता है, मैनेजमेंट के पास जमा हो जाता है। तो ऐसा जहां एक जगह जाके जमा हो जाए उसको हम लोग कहेंगे कि ये औपचारिक संगठन है। फिर कहता है कार्य आसानी से करता है, बिल्कुल आसानी से कार्य करता है। कार्य को करना है, बंटवारा कर दीजिए, इसको वित्त विभाग का काम दीजिए, इसको सेल्स विभाग का काम दीजिए, और दोनों मिलकर के आराम से दोनों कार्य को कर सकता है। अगर कार्य का बंटवारा सही नहीं करते, इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम नहीं देंगे, अकाउंटेंट को अकाउंटेंट का काम नहीं देंगे, दोनों का काम को एक्सचेंज कर देंगे, निश्चित अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इस संगठन में, औपचारिक संगठन में क्या होता है कि कार्य जो होता है एकदम इक्वल, जिसको जो कार्य दिया जाता है उस कार्य में वो महारत हासिल किया होता है और वो आसानी से कर सकता है। कार्य निष्पादन पर अधिक बल दिया जाता है, कार्य को करने पे अधिक बल दिया जाता है, ना कि एक दूसरे से तर्क किया जाता है। क्या मैं अगर अकाउंटेंट होता तो बहुत अच्छा काम करता, इंजीनियर अगर ऐसा बोलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर एक अकाउंटेंट कहेगा क्या इंजीनियर कहेगा हम होते हैं तो बहुत अच्छा पुल बनवा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ही बना, कोई दूसरा इंजीनियर ही अच्छा बना सकता है या तो दूसरा अकाउंटेंट ही उससे अच्छा अकाउंटिंग कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्य निष्पादन पर अधिक बल दिया जाता है, ना कि एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। ठीक है, इसका कुछ विशेषताएं हैं, गुण है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तरदायित्व को निर्धारित करना आसान होता है, आपसी रिश्ते स्पष्ट हो जाते हैं। उत्तरदायित्व निभाना, उत्तरदायित्व देना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि हमको वित्त विभाग देना है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देना है तो जेड को दे दिए, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट देना है तो वाई को दे दिए। तो इसका क्या है, उत्तरदायित्व निश्चिंत है, सेल्स डिपार्टमेंट यही संभालेगा, वाई संभालेगा, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन, जेड ही संभालेगा। तो ये उत्तरदायित्व लोग को हम लोग सौंप दिए, जिससे क्या होता है, आपसी रिश्ता स्पष्ट हो जाता है। तो हमको मालूम रहता है, जो मेन मैनेजर होगा उसको पता रहेगा कि नहीं हमको किससे कौन सा जवाब चाहिए। अब इससे हम सेल्स डिपार्टमेंट का जानकारी पूछेंगे तो ये दे नहीं पाएगा। इसीलिए उत्तरदायित्व को निर्धारित करना आसान होता है, वो आपसी रिश्ते स्पष्ट होते हैं कि किसको कौन सा कार्य दिया गया वो वही कार्य कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है, इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होती, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व। भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं होती है कि वो जवाब दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, वो अकाउंटिंग कर सकेगा नहीं सकेगा। अब अकाउंटेंट रखे हैं तो अकाउंटिंग जरूरी करेगा। अब हम लोग उससे उम्मीद रखेंगे कि नहीं आप अकाउंटेंट नहीं, आप इंजीनियरिंग का काम संभालिए, आप जाइए मशीन चला के दिखाइए, तो वो असंभव है, वो मशीन नहीं चला जा सकता है। तो इसीलिए उसके क्या होता है कि जवाबदेही और उत्तरदायित्व निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद है आदेश श्रृंखला की स्थापना के आदेश की एकता बनी रहती है। एकता का मतलब है एक आदमी मेन होगा, जैसे हम आपको दिखाए हैं कि यहाँ कौन है, मैनेजर जो है वो सबसे मेन है, वो अलग अलग लोगों को आदेश देगा, फिर उसके नीचे कार्य करेगा, इसके नीचे लोग कार्य करेंगे, ऐसे करते करते टेबल बनते जाएगा। लेकिन सभी कोई किसके लिए कार्य करेगा, ऊपर, और ऊपर से आदेश कहाँ जाएगा, नीचे के लिए जाएगा। ठीक है, यही बात समझ, ऊपर से आदेश नीचे की ओर जाता है, नीचे से कार्य करके आंसर जो है ऊपर की ओर जाता है। तो क्या है, आदेश श्रृंखला की स्थापना एकता बनी रहती है। एक इसमें सबसे आदेश सबसे बड़ा कौन देगा, एम देगा, ये दोनों को देगा, ये इसके नीचे देगा, और सब जाके काम करेगा किसके लिए, एक ही लक्ष्य के लिए। कार्य संचालन सुनिश्चित तथा कर्मचारी को कार्य की जानकारी होती है, ये तो निश्चिंत है। हम तो पहले होता है कि कर्मचारी को उसकी कार्य की जानकारी होती है, फुल जानकारी होती है कि अकाउंटेंट को अकाउंटिंग पता होता है तभी वो अकाउंटेंट बनता है, इंजीनियर को मशीन के बारे में पता होता है तभी वो इंजीनियर बनता है, नहीं तो वो नहीं बनता है। ठीक है, तो उस कार्य संचालन सुनिश्चित कर्मचारियों की जानकारी होती है। कर्मचारियों के व्यवहार को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो आप ज्ञान ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है या बेहतर काम कर रहा है, या बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहा है तो चलो उसको प्रमोशन दे देते हैं, क्या दिक्कत है, बिजनेस में तो चलता ही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तो चलो उसको प्रमोटेड किया जाए। अब इसके कुछ दोष है, छोटे छोटे दोष है, जान लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि औपचारिक संगठन जो है स्टेब्लिश संगठन को ही किया जाए, संगठन को ही अगर बढ़िया से परिभाषित कर देंगे तो औपचारिक संगठन परिभाषित हो जाएगा। आदेश की श्रृंखला का पालन करना पड़ता है जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। हाँ, अब ये एम ही आदेश दे सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए को किसी प्रकार का समस्या लगा तो वो किसको, जेड को बता दिया, जेड अगर निर्णय नहीं ले सकता तो वो किसको, एम को थोप देगा, और एम ही निर्णय लेगा तो उसमें हम लोग को देरी लगता है कि अब ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, तब फिर निर्णय देगा, उसके बाद कार्य करेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, आदेश श्रृंखला का पालन करना होता है जिससे कार्य करने में, निर्णय लेने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। बस यही इसका एक छोटा सा दोष है। कठोर नीतियां किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं देती है, इसकी नीतियां एकदम कठोर होती है, जो कार्य जिसको सौंपा गया है उसी को करना, अलग कार्य उसको करना नहीं होता, क्योंकि उसको उसकी जानकारी भी नहीं होती। इस कारण से नीतियां भी कठोर बनाई जाती है, कार्य करने की प्रणाली भी कठोर बनाई जाती है। आप बैंक जाइए, बैंक में देखिए कि सभी लोग एक दूसरे को सर करके बुलाते हैं, कोई कैशियर हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, वो आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि चलो आज कैशियर नहीं है तो आज मैनेजर का पोस्ट में उसको बैठा देता हूँ, मैनेजर को कैशियर बना, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
किसी संस्थान के कार्य करने का सही तस्वीर सामने नहीं आ पाता है। सही तस्वीर का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मुख्य उद्देश्य है ये पता नहीं चलता है। लेकिन हम तो बोलेंगे बिजनेसमैन की तरह से अगर सोचो तो उसका पहला उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ही केवल नहीं होता है, इसके अलावा भी कई तरह के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आप हम लोग समझते हैं कि अनौपचारिक संगठन क्या है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझने में समझ गए ना तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समझ गए तो दिमाग में आ जाएगा। इसके आगे जब भी आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी या इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, बीकॉम एमकॉम कुछ भी होगा, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर इससे पहले संगठन का कोई भी क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी तक सारा क्लास का संगठन तक स्टडी हो चुकी है। चलिए आज देखते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए औपचारिक संगठन काम करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल अनायास ही स्थापित होना, कर्मचारियों के सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होना अनौपचारिक संगठन है। कभी कभी क्या होता है ना कि काम करते करते इसी के अंदर औपचारिक संगठन में ही अनौपचारिक संगठन का गठन हो जाता है। ठीक है, ये शब्द कहीं कहीं लिखा रहेगा ट्रू या फॉल्स, तो औपचारिक संगठन के अंदर ही अनौपचारिक संगठन का गठन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते कर्मचारियों का आपसी तालमेल बन जाता है और उन लोग मिलकर के एक ठो गुट बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक संगठन। जैसे मजदूर संघ है ना, मजदूर लोग काम करता है, मजदूर यूनियन बना लेता है ना, मजदूर यूनियन, कर्मचारी यूनियन, टीचर यूनियन, है ना, सबको यूनियन। हाल ही में बैंक हड़ताल हुआ था तो बैंक कर्मी का यूनियन। तो ये लोग आपसी क्या करते हैं, काम करते समय आपसी तालमेल अनायास स्थापित हो जाता है, कर्मचारी सामाजिक संबंध का उदय कर लेते हैं और आपसी तालमेल से एक संगठन बना लेते हैं, जिसको हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या होगा, यह कर्मचारियों के अंत्यक्रिया के परिणाम से संगठन तैयार होता है। अंतक्रिया का मतलब है एक दूसरे के कार्य से प्रभावित होकर के ये संगठन तैयार कर लिया जाता है। चलो भाई हम लोग सारा कर्मचारी है तो हम लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, एक संगठन बना लेंगे। इसमें कुछ भी अगर कंपनी या कंपनी का मैनेजर कुछ उच्च रेंज काम करेगा तो उसके पीछे हम लोग उसके लिए कार्य करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, हम लोग टीवी फिल्म में देखे कई सारा। अधिकतर तौर पर निर्धारित किए गए नियमों द्वारा कार्य संपन्न होता है। इसके अंदर में कुछ नियम बना दिया जाता है कि नहीं। देखिए पहले ना 12 घंटा काम कराया जाता था, 6 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो कर्मचारियों का एक यूनियन बना कि नहीं हम लोग 12 घंटा काम नहीं कर सकते हैं, 12 घंटा से 10 घंटा में आया। फिर उसका एक यूनियन आया, वो लोग अपना एक दिमाग लगाया कि नहीं अब 12 घंटा भी काम करना संभव है, तो कितना लेके अब 8 घंटा का काम चलता है, इसीलिए आप कर्मचारी से कितना 8 घंटा। तो यही कहता है कि अधिकतर तौर पर निर्धारित किए गए नियमों द्वारा ही कार्य संपन्न कराया जाता है। कि अगर वो लोग मन बना लिया है कि नहीं 8 घंटा ही काम कराना है तो 8 घंटा ही काम करना पड़ता है। इसी नियमों को वो लोग पालन करते हैं। ठीक लिखा, स्वतंत्र संप्रेषण का चैनल बिना सूचना विशेष दिशा के सदस्य द्वारा विकसित होता है। देखिए ये लाइन थोड़ा सा आपको लगा कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण क्या होता है, देखिए संप्रेषण का मतलब होता है समाचार को एक दूसरे को भेजना। तो इस संगठन में देखिए औपचारिक संगठन में क्या है, कोई संदेश अगर मैनेजर देगा तो ये वित्त विभाग को देगा, उसके नीचे वाले कर्मचारी को देते जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ केवल मैसेज छोड़ देना है, कैसे जाएगा आगे पीछे हो करके जैसे भी जाएगा बहुत स्पीड से जाएगा और जिसको किसको जाना है नहीं जाना है किसी न किसी को चला जाएगा। इसीलिए कहता है अधिकतर तौर पर निर्धारित नहीं, स्वतंत्र संप्रेषण का चैनल बिना सूचना की विशेष दिशा के सदस्यों द्वारा विकसित कर दिया जाता है। कौन सा सूचना कैसे लीक होता है इसका कोई वहां लिमिटेशन नहीं होता है। कोई लीडर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, एक बार किसी तरह व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, किसी तरह पहुंच जाएगा बात में। यह बिना सोचे स्वयं बन जाता है, इसको सोचने का जरूरत नहीं है। इस तरह का संगठन जो है अपने आप बन जाता है, टीचर लोग का ग्रुप बन जाता है। आप लोग पढ़ते हैं ना स्टूडेंट लोग, तो आप लोग के जीवन में तो सबसे ज्यादा होता होगा, पढ़ते पढ़ते अचानक 10 लड़का का एक ग्रुप बन जाता होगा। तो 10 लड़का का जो आपका ग्रुप बन गया है उसको मान लीजिएगा औपचारिक संगठन, जिसका कोई खास लक्ष्य नहीं होता है, अपना एक रूल होता है। हम लड़का लोग जाएंगे, हम लोग को ब्रेंच में आगे बैठना है या हम लोग बैक बेंचर्स कहलाएंगे, है कि नहीं। ऐसा आप लोग के साथ होता होगा। या कई बार आप लोग खुद भी बोलते हैं नहीं हम लोग का चलने का ऐसे स्टाइल होगा, हम लोग 8 लड़का है ऐसे कॉलर लगा के चलेंगे। तो वही सोच लो कि आप लोग का क्या संगठन तैयार हो गया, अनौपचारिक संगठन तैयार हो गया, है ना। आप लोग अपना रूल खुद ही बना लिए, जो मनसो रूल बना लिए। कोई भी मैसेज भेजना हो तो इस तरह थोड़ी भेजता है कि हम एगो सचिव है उसके नीचे काम करो, ऐसा कुछ नहीं। अरे कोई भी मैसेज हो, चलो आज शाम को पार्टी करना है लेके आओ, चलो भाई फलाना जगह जमा होना, किसी तरह किसी को कोई भी मैसेज भेज दो, सब आके जमा हो गए, है ना। तो ऐसे संगठन को हम लोग कह देंगे अनौपचारिक संगठन। इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। अब आप लोग दोस्त लोग का ग्रुप देख लो,
आप लोगों का कोई ढांचा होता है? कोई ढांचा नहीं होता है। चलो भाई, कोई ग्रुप का कोई मेंबर है, कोई हेड है, कुछ नहीं है। सब हेड है और सभी मेंबर है, जिसको जो दिल में आ रहा है कर रहा है और हो रहा है। इसी तरह होता है अनौपचारिक संगठन में। ठीक है, आप सोच लीजिए, आप सीधा सीधा आप अपना ही ग्रुप को पकड़ के ठोक दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका ही ग्रुप क्या है, अनौपचारिक संगठन है। इसकी गुण और विशेषताएं, इसकी गुण और विशेषताएं क्या है? संप्रेषण के निर्धारित नियमों को नहीं माना जाता है, सूचनाएं शीघ्र पहुंच जाती है। देखो, नियम जो होता है ना, वो मानता ही नहीं। नियम बना दो कोई, आप लोग दोस्त लोग ही नियम बना देते हो कि अरे यार हम लोग 8 बजे जो है ना पहुंच जाएंगे, 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, आधा घंटा इंतजार करेंगे। कोई रूल फॉलो करता है? नहीं करता ना। अनौपचारिक संगठन का रूल्स नहीं फॉलो करता, उसका रूल छोड़ देता है ना कहीं छोड़ देता है, और सूचनाएं शीघ्र पहुंच जाती है। कोई भी मैसेज देना हो वो तुरंत एकदम हवाई जहाज का तरह एक दूसरे में पहुंच जाएगा। चलो यार पार्टी करना है, आज पार्टी का रूल होगा कि सबसे पहले ठंडा पिया जाएगा, उसके बाद बियर पिया जाएगा। लेकिन वहां जाके कुछ और हो जाता है। चलो बियर छोड़ो, एक दो सिगरेट भी लगा लेते हैं, है ना जी। ऐसा नहीं करिएगा, है ना। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, कभी भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, अपनापन की भावना जागृत करती है। ऐसा होता है कर्मचारियों में कि सदस्यों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, समाज में कई सारी आवश्यकताएं होती है। जैसे बोले कि 10 अगर आदमी 12 घंटा काम करेगा तो वो अपना परिवार को कब देखता, तो उसको 8 घंटा काम करना होता है। 8 घंटा काम करने के बाद उन लोग का कुछ उद्देश्य होता है कि हम लोग आपके लिए काम करें, तो आप लोग भी हमारे लिए मदद कीजिए, आप हमें आने जाने के लिए व्यवस्था दीजिए, स्कूल बच्चों के लिए स्कूल दीजिए, हमारे लिए क्वार्टर दीजिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं देती है, जिसके लिए उन लोग के बीच में अपनापन की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि ये समस्या सबका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसे संगठन में अपनापन अपने आप आ जाती है। नेक्स्ट है, यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करने में सहायक करता है। यही संगठन है ना। और भी कई सारा समस्या है जो बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी कमियां होती है, उनको पूरा करने का काम कर देती है। यह संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करने में सहायता कर देता है। वहां जो कमी होता है उसको दूर करने में, उसका चिन्हित कर लेता है और उसको किसी तरह खत्म करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी कुछ दोष है, सीमाएं हैं, जरा देख लेते हैं क्या दोष है, क्या सीमा है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन में अफवाहें फैलती रहती है और एक विघटनकारी ताकत बन जाती है। अफवाहें फैलती रहती है, इसका मतलब है कि कई बार देखना कि अफवाह फैल जाती है कि अब हम लोग हड़ताल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जिस कारण से क्या होता है, कार्य का काफी नुकसान हो जाता है। और कई बार इसके कारण से कंपनियां बंद हो जाती है। मजदूर जो होते हैं हड़ताल कर देते हैं, कर्मचारी जो है हड़ताल कर देती है। 30 दिन का हड़ताल, वो लोग सोचा समझा कुछ नहीं, हड़ताल कर दिया। 18 दिन 20 दिन का हड़ताल कर दिया, कंपनी का मालिक का सिर फिर गया। अब कंपनी ना खुल तो खत्म, तो उसी को कहते हैं विघटन, मतलब डिसोल्यूशन, खत्म करा देता है कंपनी का। लॉस सोच रहा है कोई कंपनी अगर 20 दिन बंद हो जाएगी तो ऐसा नहीं, तू जान रहा है हम रोड में आ जाएंगे, जाओ साला तुम लोग भी रोड में आ जाओ, है कि नहीं। तो इसीलिए अफवाहें फैल जाती है और विघटन का कारण बन जाती है। यदि अनौपचारिक संगठन विरोध करता है तो प्रबंधन परिवर्तन को लागू करने में असमर्थ हो जाता है। अगर किसी प्रकार का विरोध होता है तो प्रबंधन का माथा का दर्द हो जाता है कि इस तरह का परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस जो होता है स्टेब्लिश होता है और वहां परिवर्तन करना असंभव जैसा लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, यह सदस्यों को ग्रुप आकांक्षाओं के अनुरूप चलने को बाध्य करती है। कहता है कि ग्रुप के आकांक्षाओं, जैसी जैसी जो आपकी इच्छा है उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उसी के देखिए, अब हम बनाए हैं मजदूर यूनियन बनाए तो मजदूरों के लिए ना बनाए होंगे, ऐसा थोड़ी कि मैनेजर के लिए बना दिए होंगे। तो जो उसका उद्देश्य होगा उसी को पूरा करने के लिए और उसी का आकांक्षा को पूरा करने के लिए बाध्य करता है कि आप अब इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। समझ के में आ गया होगा तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इसके बारे में और डिटेल में चाहिए, तो आप न्यू भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।